बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि MD गेट में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जो हमारे पास ये जो MCQs है, ये हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो नज़र में आने वाले MCQs है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। हम इसके अंदर MD गेट के लिए, नीट के लिए, नम्स के लिए इम्पोर्टेंट MCQs लाए हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको MD गेट में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ये MCQs हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट में देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको कलेक्ट किया है हमारी टीम ने और हमने सब ने मिलकर। हम इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के MCQs करेंगे, एंजाइम के करेंगे, बायो एनर्जेटिक के करेंगे। जितने भी MD गेट के PMDC के अंदर इंक्लूडेड चैप्टर है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, में वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, तो चले पढ़ते हैं। विच बॉन्ड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो बॉन्ड बताना है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स की। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि वो आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, उन सबको स्टेबलाइज करता है। तो याद रखिएगा वो आप लोगों के पास कौन होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों के पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चले हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, इस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड MCQs की तरफ। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज अ रेड्यूसिंग शुगर। इसमें से वो कार्बोहाइड्रेट बताना है जो क्या है? रेड्यूसिंग शुगर है, वो वाला आपने बताना है। तो वो आप लोगों के पास क्या है? लैक्टोज। ये MCQs आया था MD गेट में। अब आप लोगों को क्या पता वो कब आया हो? तो ये MD गेट 2019 के अंदर ये MCQs आया हुआ है। तो ये MCQs इस साल भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माय MD गेट स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, अगर आप मेरी तरह टॉप करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ को लाजमी फोकस करना है। आगे हम चलते हैं। तो लैक्टोज क्यों है इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस वजह से है क्योंकि लैक्टोज में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं जो क्या है? एक्ट करते हैं रेड्यूसिंग पावर की तरह। तो ये बच्चों इसकी क्या है? एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम लगाना चाहें तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? आप लोगों के पास बी है। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद MCQs नंबर 3 की तरफ अगर हम चलते हैं तो MCQ 3 की तरफ चलें। विच लिपिड इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो कौन सा लिपिड है जो कि मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का? वो बच्चों आप लोगों को बताना है। तो वो आप लोगों के पास क्या है? फोस्फोलिपिड। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो एक बच्चों, याद रखिएगा, इस तरीके से होती है बच्चों आपकी लिपिड्स की लेयर, एक सैंडविच की तरह होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बच्चों, इस वजह से हम कहते हैं कि वो जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन के, उसको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो चलें आगे चलते हैं। उसके बाद क्योंकि फोस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की। अब हमारे पास MCQs नंबर 4 क्वेश्चन है। उसके अंदर कहा जा रहा है कि एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन कैसे इंक्रीज करते हैं वो आपने बताना है। तो एंजाइम अपने रिएक्शन को तब इंक्रीज करते हैं जब वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? लो करते हैं। कैसे अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं? अब देखें, याद रखिएगा, अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो याद रखिएगा बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करना है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ से इसको रेस करके दोबारा से आपको समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कि एक माचिस से, उससे हम आग को जला सकते हैं। ऐसे ही जो एंजाइम के रिएक्शन को स्पीड अप करती है वो एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन एंजाइम के इसके रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? लो करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं, दिस इज अ ग्राफ, यहाँ पर हम लिखते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी एक साइड लिखते हैं और एक साइड लिखते हैं कि हम इसमें एंजाइम विथ एंजाइम, अगर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम इंक्लूड है
तो रिजल्ट क्या होता है। तो बच्चों 37 सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। जितना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है इससे मतलब कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं और उस ग्राफ में बच्चों मैं एक साइड रखती हूँ विदाउट एंजाइम, यानी कि मैं एंजाइम नहीं रख रही यहाँ पर, और ये क्या है, एंजाइम की एक तरह की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी। तो विदाउट एंजाइम वो रिएक्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से बच्चों स्लो होगा। 120 डिग्री सेंटीग्रेड देखें, ये रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो रहा है। तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन में होंगे, वो रिएक्शन उतना ही क्या होगा, स्पीड से होगा। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो चले हम आगे चलते हैं। इसको आई थिंक अब मुझे रिमूव करना चाहिए, तो अपने आगे चलना चाहिए। सो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को पता है क्या है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उसका राइट ऑप्शन है सी। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विच वाइटामिन इज अ फेट सोल्यूबल। कौन सा वाइटामिन है जो कि फेट सोल्यूबल है। अब आपको पता होना चाहिए जो आपका वाइटामिन डी है, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के, ये सारे क्या है, फेट सोल्यूबल है। लेकिन इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच नाइट्रोजीनियस बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इज डीएनए। वो कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस है जो कि आरएनए के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो वो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है, यूरेसिल होता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि आरएनए यूरेसिल इंस्टीड होता है यहाँ पर थायमिन की जगह। उसके बाद हम चलते हैं 7वें एमसीक्यूज की तरफ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। वो कौन सी प्रोटीन के मतलब कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड में। तो वो आपने याद रखना है, वो क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड में टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। उसके बाद है द मोनोमर यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। मोनोमर यूनिट क्या है न्यूक्लिक एसिड का, तो आपने याद रखना है, वो आप लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। आगे अगर हम चलें एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच पॉलीसेक्राइड इज यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरिंग इन एनिमल्स। वो कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो कि इस्तेमाल होता है एनर्जी को स्टोर करना एनिमल्स में। तो याद रखिएगा, एनिमल्स की जो मसल्स होती हैं उसके अंदर ये चीज़ क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जब डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ से क्या होती है, बाहर आती है, एनिमल्स की मसल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, ग्लाइकोजिन। तो ये चीज़ आप बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद एंजाइम इज स्पेसिफिक होते हैं मैन्युअली ड्यू टू किसकी वजह से, एक्टिव साइट स्ट्रक्चर की वजह से। अब आप लोगों को मैंने एंजाइम की वन शॉट पढ़ाई हुई है, आप जहाँ से इतनी अच्छी पढ़ाई हुई है, अगर आप वहाँ से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो हलवे तरीके से आप क्या कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ मेरे बच्चे आपने क्या करनी, याद रखनी है। मैं आपको समझा भी देती हूँ। अब देखिए, ये एक एंजाइम है। अब एंजाइम की ये जो ऊपर वाली साइड होती है, इसकी क्या होती है, एक्टिव साइड होती है। देखें, ये इसकी क्या होती है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये एंजाइम की फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसकी एक्टिव साइड है। दिस इज द एक्टिव साइड। अब ये जिसकी नीचे वाली साइड होगी ना, ये वाली, तो ये बच्चों एंजाइम की याद रखिएगा, ये वाली जो साइड है वो इसकी क्या है, एलोस्टेरिक साइड है। दिस इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइड। एक्टिव साइड के ऊपर आकर आपके सबस्ट्रेट क्या होते हैं, आके अटैच होते हैं। तो ये सारा पढ़ाया हुआ है, तो इसकी क्या है, एक्टिव साइड स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। सो अब हम कर रहे हैं एंजाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो 10 एमसीक्यूज किए हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउ यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं एमडी गेट के पास पेपर से, और जो आने के चांसेस हैं। हमारी टीम ने मिलकर काम किया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक को कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट बच्चों आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 1 बाय 1 भी 100 एमसीक्यूज सॉल्व किए जाएंगे और उनमें से ही एमसीक्यूज बनेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो हम क्लासेस वाइज भी आपको समझाएंगे। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वैसे तो मौजूद है, लेकिन एक एमडी गेट की बेच की तरह सारे लेक्चर, और आपको 2 महीनों में पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप डन लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, टीच दुआ जो कि हमारा चैनल है वहाँ पर, तो आपको इम्पोर्टेंट हर चीज़ मिलती जाएगी। और एमडी गेट में आपको टॉप करने से कोई, और फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं है, आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेने, सही है ना। अगर आप चाहेंगे, डन लिखेंगे, तब हम आप लोगों के लिए पूरी बेच स्टार्ट कर देंगे। बायोलॉजिकल मॉक सब एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको टीच दुआ पर सॉल्व करवाएंगे, अगर आप रेडी हो तो। आगे चलते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज फॉर एंजाइम टर्म इन अ सेंटेंस। देखिए बच्चों, ये वो एमसीक्यूज है जो हमारी टीम ने इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से निकाला है और इस साल यही आएंगे, आप देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ एंजाइम टर्म इन अ सेंटेंस। तो आपको पता है कि एंजाइम एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह। क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो स्पीड अप करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को। बच्चों इस साल ये जरूर आएगा, ये चीज याद रखिएगा, कोई झूठ नहीं है। एमसीक्यूज नंबर इसका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ, जहां पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैटलिस्ट। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको ऐसे एमसीक्यूज दिए जाएंगे क्योंकि अब आपको पता है कि जो आपके डॉक्टर, जो यहाँ पर आपके, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा थोड़ा, जो कि आपके जो डॉक्टर रिजवान हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द एमडी गेट हैं, उन्होंने बच्चों याद रखिएगा ये ऐलान कर दिया है कि आपका जो एमडी गेट है वो अभी कुछ दिनों एफएससी के 1 मंथ बाद होगा और ये डेट जल्दी अनाउंस होगी, ऐसा ही होगा बच्चों। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यूज इस साल आने के बहुत चांसेस है। तो याद रखिएगा करेक्ट एंटोनियम जो सिनोनियम है कैटलिस्ट का वो ये है, याद रखिएगा एक्सीलेटर। क्यों एक्सीलेटर है? क्योंकि ये कैटलिस्ट की मीन होती है स्पीड अप करना, एक्सीलरेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों के पास? बी होगा। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों ने ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को यहाँ से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है एंजाइम। एंजाइम टेक प्ले करता है, मेकिंग करता है सेंटेंस इन ग्रामेटिकल करेक्शन के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। अब आपसे सीधा कुछ नहीं पूछा जाएगा मेरे बच्चे। आप लोगों ने अगर ये वीडियो देख लिए तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। पूरी वीडियो को देखें। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट। आपने सबस्ट्रेट की करेक्ट मीनिंग को यहाँ पर देखना है। तो सबस्ट्रेट की करेक्ट मीनिंग क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस से, याद रखिएगा ये ऐसे सब्सटेंस है जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, बी है। अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आपने देखना है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको करेक्ट पैसिव वॉइस को देखना है जो एंजाइम के लिए बेटर है। याद रखिएगा कि जो एंजाइम है वो कैटालेस होते हैं, अपने रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन क्यों? इसका पैसिव वॉइस जो आप लोगों के पास है वो कैटालेस है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द एक्टिवेट। एक्टिवेटर के लिए कौन सा करेक्ट आप लोगों एंटोनियम, क्योंकि एंटोनियम का मतलब क्या है, अपोजिट। तो एक्टिवेटर का अपोजिट क्या है? क्योंकि याद रखिएगा मेरे बच्चे, एक चीज अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, डेफिनेशन के तौर पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपने देखना है, ये मुझे मार्कर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा मार्कर यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये भाई क्या कर रहा है तू? अब एंजाइम क्या है, एक्टिवेटर का मतलब ये इतना लिख क्यों रहा है ऐसे भैया, क्या हो गया? इस तरीके से ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये वाले कलर को ले लेते हैं। चले यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, यहाँ पर आकर ही याद रखिएगा। एक्टिवेटर का मतलब होता है एक्टिवेटर। अब आप लोगों के पास जो एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर में थोड़ा सा यहाँ पर ले आऊँ, एक्टिवेटर हमेशा स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और जो इनहिबिटर होते हैं वो रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। रिएक्शन को स्टॉप करने का काम करते हैं। कौन काम करते हैं? आपके इनहिबिटर। तो एंटोनियम का मतलब है अपोजिट मीनिंग देना। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या, इनहिबिटर। ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों, जैसी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब याद रखिए, अब आप बड़े हो गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। क्यों? क्योंकि करेक्ट यूज ऑफ कॉमन टेक प्लेज आर नॉन डिस्ट्रक्टिव। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो। उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म। कौन सा वर्ड है जो कि करेक्ट फॉर्म है? एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो डिपेंडेंट चीज को आपने याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ इफेक्ट। यानी कि आइडेंटिफाई करेक्ट यूज जो कि इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर। याद रखिए टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। सही। आगे अगर हम चले यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। एंजाइम के लिए आपको करेक्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है? एंजाइम एक्ट करते हैं अपने सबस्ट्रेट के ऊपर। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। अब हम आगे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं।
अब हम सोल्व करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड सिंथेसिस, वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लिपिड को सिंथेसाइज करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा, ये आ सकता है इस बार। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सिंथेसाइज करता है आपकी लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द केमिकल्स को। देखें मेरे बच्चे, याद रखिएगा, मेरे वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए हर रोज बेच के अकॉर्डिंग वीडियो लाऊंगी, जहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको हर चीज समझाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक, अगर मैं यहाँ पर चलूं तो याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक आपके पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आप लोगों के पास होता है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, रेटिकुलम होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलग अलग काम है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, जो लिपिड को सिंथेसाइज करता है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसको कभी मत भूलिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप लोगों के पास के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि याद रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो जो आप लोगों के पास जो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड को सिंथेसाइज करता है, लिपिड को, लेकिन जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखिएगा, अगर मैं आपको रिमूव करके दोबारा से अगर बताना चाहूँ, जो आपका रफ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखें सही तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का नेटवर्क होता है, याद रखिएगा, किसका नेटवर्क होता है, टिब्यूल्स का। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको सब बताई हुई है अपनी वीडियो के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सही। अब अगर हम आगे चलें, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, लाइसोसोम का सबसे बड़ा काम कौन सा है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है, अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ अच्छे तरीके से, अब आप लोगों को पता है, मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँ, देखें, अब जो आपका लाइसोसोम है इसे हम कहते हैं सुसाइडल बेग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग ऑफ सेल भी कहते हैं, सुसाइडल बेग ऑफ सेल। क्योंकि अगर हमारी जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो वो डैमेज और खराब होने से वो ऑर्गेनेली क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो ऑर्गेनेली हमें क्या करेगी, हमें इफेक्ट देगी, इफेक्ट, नुकसान पहुंचाएगी। तो हमारे लाइसोसोम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनेली के साइड में इस तरीके से आ जाएंगे और अपने क्या एंजाइम को छोड़ेंगे उस ऑर्गेनेली के, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप लोगों के पास वो क्या करेंगे, उसको डैमेज कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज कर देंगे और इसको खा जाएंगे, इसको क्या, इसकी सुसाइड कर देंगे। क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक रही तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो सुसाइडल बेग का ये काम होता है, ये चीज आपने याद रखनी। अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया। तो आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर मेन है कि जो लाइसोसोम है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, क्या करता है, वहां पर मौजूद होते हैं, जो कि डाइजेस्ट सेलुलर वेस्टेज, डिब्रीज, इन सब में हेल्प देते हैं। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, आप लोगों को पहले मैंने लाइसोसोम बता दिया, इसका कि वेस्ट की क्या है ना, डाइजेशन करना। जैसे कि बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का होना, अगर वो खराब हो गया, या किसी और ऑर्गेनेली का होना जो कि खराब हो गई है, सो ये उसे क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो आगे अगर हम चलें, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। अब बच्चों, आप लोगों की होती है सेल वॉल। अगर मैं आप लोगों के पास अगर सेल वॉल की बात करूं तो वो आपके पास क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि सेल वॉल सबको अंदर आने देती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है। तो यहाँ पर कंट्रोल करती एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को, तो वो आप लोगों के पास याद रखिएगा वो क्या होती है, वो आपके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एमसीक्यूज हमारी टीम ने बहुत मेहनत से निकाले हैं आप लोगों के लिए हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो लाजमी बनता है। उसके बाद विच ऑर्गेनेली कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब बार बार ये एमसीक्यूज एमडीगेट में आता है कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करती है, वो आपके पास क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम आगे चलते हैं, आप लोगों को और चीजें अगर हम बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका मेन फंक्शन क्या है, याद रखिएगा, वैक्यूल का मेन फंक्शन है स्टोरेज करना।
क्या करना है, स्टोरेज करना है, स्टोर करना वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्टेज को। राइट ऑप्शन बच्चों आप लोगों के पास क्या होगा, बी होगा। अगर हम आगे चलते हैं 26 एमसीक्यूज की तरफ, ये बार बार एमसीक्यूज आता है कि बताएं कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, तो आपको पता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने प्रोटीन्स होते हैं, अपने यहाँ पर याद रखिए अपना डीएनए होता है और अपने क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये बच्चों क्या होता है, पावर हाउस होता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनती है, और एटीपी स्टैंड फॉर, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। उसके बाद हमारे पास है विच ऑर्गेनिज इन्वॉल्व द प्रोटीन पैकेज। अब आप लोगों को पता है कि हमें कोई भी शादी है उसके ऊपर गिफ्ट देना बोलता है, हम वहां जा नहीं रहे तो हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उस जो गिफ्ट है उसे क्या करवाते हैं, वहां पैक करवाते हैं, फिर आगे उसका पोस्टपोर्ट लिखते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, सेंड करते हैं अपने पैकेज को। ऐसे ही बच्चों आप लोगों की बॉडी के अंदर एक होता है गोल्जी ऑपरेटस। अब गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, गोल्जी ऑपरेटस पहले पैकेज मॉडिफाई करता है कि वो चीज़ सही है या नहीं, उसके बाद वो जो पैकेज होता है प्रोटीन का उसे फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जो ऑर्गेनिल वो होती है प्रोटीन पैकेज में, वो आप लोगों के पास क्या होती है, आप लोगों की गोल्जी बॉडी होती है, तो राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल दैट एब्सेंट इन अ एनिमल सेल। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल के अंदर तो होती है लेकिन वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, तो याद रखिएगा वो आप लोगों के पास होती है सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद अगर हम 29 की तरफ चलते हैं, 29 की तरफ, विच ऑर्गेनिज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनिज, तो आपको पता है भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और प्लांट क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हमारे लिए क्या बनाते हैं खाना, वह हम क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस प्लांट इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके पास क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊं, यहाँ पर विच इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड इनसाइड है सेल के एक फ्लूइड इनसाइड है, ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय लकी स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मेरे जैसी टीचर मिली है, बहुत ज़्यादा मेहनती, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी के लिए लाई, क्योंकि साइटोप्लाज्म याद रखिएगा जेली लाइक फ्लूइड होता है, इस तरीके से जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि ऑर्गेनिज पर क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। ये चीज़ आपने क्या करनी, याद रखनी है। सो आगे चलते हैं बायो एनर्जेटिक के। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक के एमसीक्यूज। तो बायो एनर्जेटिक का पहला एमसीक्यूज क्या कहता है कि बायो एनर्जेटिक है क्या। अब आप लोगों को पता है कि बायो का मतलब होता है जिंदगी और एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी। ये तो आप लोगों को पता है, वर्ड से ही आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा। अब देखिए भाई, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं मेरे बच्चे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट से मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस ले रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो चलें यहाँ पर मैं पेन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे कि स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो, स्टडी करना एनर्जी फ्लो की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको आप बायो एनर्जेटिक, क्योंकि बायो एनर्जेटिक डील ही किसके साथ करता है कि हाउ एनर्जी क्या है। जैसे आपको पता है आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यही कहता है कि एनर्जी इज नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी इज नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, वो ट्रांसफर होती है। ये चीज़ आपको पता होगा कि हाउ एनर्जी फ्लो, तो बच्चों ये ट्रांसफर होती है कहाँ पर, लिविंग सिस्टम के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चे। ये चीज़ आपने क्या करनी, याद रखनी है। हमारी टीम आप लोगों के साथ है, हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को टॉप करवाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे मेरे बच्चे चलते हैं, दिस इज माई एमडी गेट स्पेलिटीज। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब आप लोगों को पता है, ये चीज याद रखिएगा, आपकी एटीपी क्या है, एक एनर्जी की करेंसी होती है। मैंने आपसे पूछा था कि एटीपी स्टैंड फॉर, तो आप लोगों को बताना चाहिए था एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एमडी गेट में भी आ सकता है। और याद रखिएगा ये स्टोर करता है एनर्जी को, जब वो सेलुलर प्रोसेस कर रही होती है तो एनर्जी को स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है वहाँ पर एनर्जी। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हमने आप लोगों के लिए बहुत यूनिवर्सिटीज के लेवल के निकाले हैं मेरे बच्चे। विच प्रोसेस रिलीज फॉर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज को तोड़कर। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस का
प्रोसेस है वो अपोजिट है। किसकी अपोजिट है? रेस्पिरेशन की अपोजिट है। और जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसके अपोजिट है? आप लोगों के पास फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। तो ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है? याद रखनी है। विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। तो आपके पास क्या होता है? रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपकी एनर्जी बनती है और फिर जो आपकी रेस्पिरेशन है उसके अंदर आपकी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये चीज आपने क्या करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब आगे अगर हम चलें, ग्लूकोज रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही यही है। उसके बाद है विच डज द ग्लाइकोलाइसिस ओकर। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर ओकर होती है बच्चों? ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ओकर होती है आपके साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पर आपकी क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस ओकर होती है। ग्लाइकोलाइसिस याद रखिएगा टेक प्लेस करती है साइटोप्लाज्म इन सेल के अंदर। जो साइटोप्लाज्म होता है इस तरीके से बच्चों आपका साइटोप्लाज्म होता है पानी नुमा एक फ्लूइड लाइक बच्चों क्या होती है? एक तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये चीज आपने क्या करनी? याद रखनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी। वो कौन सी एक तरह की स्टेज है रेस्पिरेशन की जहां पर बहुत ज्यादा एटीपी बनती है? अगर मैं आपको यहाँ पर ले जाती हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो यहाँ पर देखिएगा। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे, ज्यादा एटीपी। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके अंदर कितनी एटीपी बनती है मेरे बच्चे? 2 एटीपी बनती है। कितनी? 2 एटीपी बनती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको ले जाऊं क्रेब्स साइकिल की तरफ, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी कितनी एटीपी बनती है? 2 एटीपी बनती है। उसके बाद याद रखिएगा फिर 32 टू 36 एटीपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी जो सारी एटीपी है वो आपकी कहाँ बनती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। FADH2 फ्लेविन, यहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं, वहां पर एंजाइम होता है यूबिक्विनोन जो कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को सामने अटैच कर रहा होता है। फिर वहां पर आपसे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी पूछा जाता था। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है वो ऑक्सीजन होता है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। और हाइड्रोजन आयन की सबसे ज्यादा जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, हाइड्रोजन आयन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसे एक्सेप्ट कौन करता है? याद रखिए एटीपी साइंथेज क्या करता है? उसे एक्सेप्ट करता है। अब जो भी मॉलिक्यूल बने थे क्रेब्स साइकिल के अंदर आप लोगों की ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो याद रखिएगा उन मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि उन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर कर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी निकालते हैं। ऐसे कि स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने एक बोर्ड खाली छोड़ा है तो यहाँ पर समझाती हूँ। अब देखिए मेरे बच्चे, आप लोगों के पास एक NaDH2 ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो भैया माफ कर देना माय स्टूडेंट। ये कितनी होती है? 3 एटीपी के बराबर होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कहा जाऊँ एक FADH2 वो बराबर होता है कितनी एटीपी के? 2 एटीपी के क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज आपने क्या करनी? याद रखनी है। अब इस तरह ही जो क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में कंपाउंड इसको ब्रेक कर कर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 टू 36 एटीपी को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अब हलवा हो जाएगा भैया। तो मेरे बच्चे आगे चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एटीपी आपकी बनती है। उसके बाद है यहाँ पर व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों आप जब इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इंटेंस एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाती, तो फिर आपकी बॉडी को तो रेस्पिरेशन करनी होती है। तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन करने के लिए, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन करने के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन फिर करती है जहां पर वो क्योंकि वो आपकी मसल्स के अंदर, आप मसल्स के अंदर क्या करते हैं? इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन से, तो फिर आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ये चीज याद रखिएगा माय एमडी के स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे ही आगे ले जाती हूँ, आगे चलें। इसके बाद है विच ऑर्गेनिज मैन्युअली इन्वॉल्व इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है? वो आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज याद रखिएगा, वो कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है आप लोगों का। अगर आगे चलें, व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजाइम इन बायो एनर्जेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो क्या रोल है बायो एनर्जेटिक का एंजाइम के साथ? याद रखिएगा वहां पर भी वो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं अपने रिएक्शन को। अगर हम आगे चले 39 एमसीक्यूज की तरफ, विच मॉलिक्यूल स्टोर द लॉन्ग टर्म एनर्जी। लॉन्ग टर्म जो एनर्जी को याद रखिएगा स्टोर करता है वो आपका होता है ग्लूकोज। क्योंकि याद रखिएगा ग्लूकोज का जो, अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताना चाहूँ, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताना चाहूँ तो होता है C6H12O6। अब इसको ब्रेक कर कर आपकी क्या निकाली जाती है? एटीपी निकाली जाती है। ये चीज आपने क्या करनी? याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा? आप लोगों के पास ग्लूकोज होगा।
उसके बाद है व्हाट इज द प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वक्त आप लोगों के पास क्या प्रोड्यूस होता है। अब आप लोगों को पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, तो वहां पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आप लोगों का रिलीज होता है। अब राइट ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, बी है। अब हम चलते हैं आज सेलुलर लाइफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने वाले हैं आज सेलुलर लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारी टीम ने आप लोगों के लिए निकाले हैं। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय आज सेलुलर लाइफ। आज सेलुलर लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी लाइफ होती है जो फॉर्म होती है विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि वहां पर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, वो वाली लाइफ को आप कहते हैं आज सेलुलर लाइफ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आज सेलुलर लाइफ रेफर करती है आप लोगों की जो एंटिटीज होती हैं, लाइक आप लोगों के पास क्या होता है आपका वायरस होता है, एंड डेट ले का सेलुलर स्ट्रक्चर, वहां पर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी, लाइफ फॉर्म होती है विदाउट एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, उसे आप कहते हैं आ सेलुलर लाइफ। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, वायरस हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, बी इज द करेक्ट। नाउ अगर मेरे बच्चे ऐसे ही हम आगे चले एमसीक्यू नंबर 42 की तरफ, यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर सेलुलर लाइफ। इसमें से आपने एग्जांपल बतानी है आर सेलुलर लाइफ की। तो यहाँ पर जो आर सेलुलर लाइफ की एग्जांपल है वो आपके पास क्या है आपका वायरस, क्योंकि वायरस कंसिडर ही करता है किसके साथ कंसिडर करता है आर सेलुलर लाइफ के साथ, बिकॉज दे हैव नॉट एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ, यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज मीन बाय द कंपोनेंट ऑफ अ वायरस, कि क्या मेन कंपोनेंट है वायरस का। तो मेन कंपोनेंट जो होता है, आप पता है बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये वायरस कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ आइसोहाइड्रल की तरह, और ये इस तरीके से, इसके इस तरीके से ऐसे क्या होते हैं, पाँव होते हैं वायरस के। अब जो वायरस है उसका प्रोटीन कोट होता है क्या होता है यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि वायरस के अंदर कंसेप्ट होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, वो इनक्लोज होता है इसकी प्रोटीन, एक तरह का वायरस के ऊपर प्रोटीन क्या होता है, अगर देखा जाए तो एक प्रोटीन क्या होता है वायरस के ऊपर उसका कोट होता है, इस तरीके से ऐसे प्रोटीन कोट होता है जहां पर उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी। अगर हम आगे चलते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वायरस है वो कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड, जो वायरस है वो कहाँ से अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपनी जनरेशन को। जैसे कि इंसानों के पास क्या होता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो शादी करते हैं, यानी कि जो इंसान है वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शादी करते हैं। आपको पता है शादी के दौरान जो दो लोग होते हैं, एक होती है मेल होता है और एक फीमेल होती है, तो वो एक मैरिज लाइन के ऊपर क्या करते हैं, कंसेप्ट करते हैं। अब इनके पास इनके डीएनए का जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाद भी जेनेटिक मटेरियल, लोगों को अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए शादी करनी पड़ती है। फिर जब वो आपस में मिलते हैं, उस आदमी का स्पर्म और जो मदर है, जो कि गर्ल है, उसका ओवम जब आपस में मिलता है, दोनों फर्टिलाइज होते हैं। तो फर्टिलाइज होने के साथ साथ वहां पर एक जायगोट एम्ब्रियो बनता है, फिर वहां पर क्या होता है, बच्चा आप लोगों के पास क्या होता है, पैदा होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और मेल का स्पर्म ऐसे ही नहीं बन जाता, मेल के स्पर्म के लिए पहले प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है इस मेल में। इसके बाद जाकर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। फिर 4 स्पर्म जाते हैं, 4 स्पर्म में चारों स्पर्म काम के होते हैं, लेकिन जो ऊ साइड के अंदर जो आपकी फीमेल है उसका एक ही सिर्फ ओवम क्या होता है, एक तरह का एक काम, बाकी 4 उसकी क्या बनती है, फीमेल के अंदर पोलर बॉडीज बनती है, वो काम की 3 नहीं होती, एक क्या होती है, काम की होती है, जो कि आपकी क्या होती है, ओव्यूल होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पर एमसीक्यूज की तरफ आए कि एमसीक्यूज क्या था, ये वायरस अपने आप को कहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, तो वायरस रिक्वायर करता है होस्ट सेल से, वो क्या होता है, रेप्लिकेट होता रहता है। तो यहाँ पर होस्ट सेल आप लोगों ने टिक करना है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कैन वायरस कंटेन, वो टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड है जो कि वायरस कंटेन करता है, वो वायरस जो कंटेन करता है। क्योंकि बच्चों जो आप लोगों के पास वायरस होता है ना, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग भी होता है आपका वायरस, और आपका जो वायरस है वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी होता है, इन दोनों लाइंस के अंदर होता है। क्योंकि वायरस के बाद अगर हम इसकी लिविंग होने का कैरेक्टर देखें तो इसके बाद अपना डीएनए होता है जहाँ पर इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और उसके पास उसका आरएनए
होता है, ये चीज़ आपने, लेकिन वो एक्सक्रिएट नहीं कर सकते, फिर इस वजह से वो नॉन लिविंग कैरेक्टर में आते हैं। तो इस वजह से हमें से ये लिविंग और नॉन लिविंग की मिडल लाइन के ऊपर आता है। अभी तक तो यही कहा जाता है, क्योंकि वायरस के बाद डीएनए आरएनए होता है, डिपेंड करता है उसकी टाइप के ऊपर। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होता है, राइट ऑप्शन इज सी पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चले, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस। वायरस की आउटर कवरिंग क्या होती है, याद रखिएगा, वायरस की आउटर कवरिंग को आप बोलते हैं कैप्सिड। ये आता है एमसीक्यूज आपके टेस्ट के अंदर। तो अगर हम आगे चलना चाहें 47 एमसीक्यूज की तरफ, यहाँ पे कहा जा रहा है विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द वायरसेस। वायरसेस के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा, जो आपके वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब आप लोगों को पैरासाइट से क्या मुराद है, आई होप आप लोगों को पता हो। अब पैरासाइट क्या करते हैं कि याद रखिएगा, पैरासाइट जो है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो अपना फायदा करते हैं, हमारा नुकसान। जैसे कि मच्छर हमारी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है, हमें काट के, हमारा खून पी के, और बाद में हमें फोड़ा सा भी निकल जाता है, हमें नुकसान भी देकर जाता है। अपना प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर छोड़ जाता है। फिर प्लाज्मोडियम की वजह से हमारी बॉडी को क्या लगती है, मलेरिया की बीमारी लगती है, और वो उसमें हमारी बहुत बुरी हालत होती है, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। विच इज करेक्ट अबाउट द वायरसेस। तो आपके पास क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मैं यहाँ पर पेंसिल को कर दूँ। चले, अब क्या है 48 एमसीक्यूज। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, याद रखिएगा, जो कि वायरस इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को। मतलब कि बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया है, यहाँ पर बैक्टीरिया है। अब वायरस आकर क्या करेंगे, इस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर, ये बच्चों यहाँ पर थोड़े से ना मार्कर काम नहीं करे सही तरीके से, यहाँ पर ऐसे बैठ जाते हैं, और बैठ जाने के बाद बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एंजाइम फेंकते हैं, और बैक्टीरिया को इसी तरीके से स्टेप्स में क्या करते रहते हैं, डैमेज करते रहते हैं। जब बच्चों आपका बैक्टीरिया डैमेज हो जाता है तो ऐसी स्टेज को आप क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं। वायरस आर द कंसिडर्ड द नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट बिकॉज। वायरस क्या होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कि ये नॉन लिविंग आउटसाइड ए होस्ट बिकॉज, क्योंकि वायरस के नॉट कैरी अ लाइव प्रोसेस रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट। यानी कि वायरस कैरी नहीं करते लाइव प्रोसेस और रिप्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड द होस्ट। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 50 एमसीक्यूज है। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन अ वायरस अटैच टू अ होस्ट सेल। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि वायरस को मदद देती है ताकि वो होस्ट सेल के ऊपर आके अटैच हो सके। तो याद रखिएगा, वो आपके पास, उसके पास, वायरस के पास क्या होते हैं, इसके टेल फाइबर्स होते हैं। उसकी मदद से, जो टेल फाइबर्स की मदद से जो वायरस को हेल्प करते हैं, वो होस्ट के ऊपर क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया उसका क्या है, होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया उसका होस्ट है, तो वायरस यहाँ पर आकर उसके साथ इस तरीके से अटैच हो जाके, अटैच होने के साथ साथ अटैच क्या होता है बैक्टीरिया के, जो अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, बैक्टीरिया के पास इस तरीके से उसके टेल फाइबर्स होते हैं, उनकी मदद से वो आकर अटैच होता है अपने होस्ट के साथ। तो चलें बच्चों, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं डाइवर्सिटी अमंग जो एनिमल है आप लोगों के एमडी गेट के अंदर, जो इंक्लूडेड है पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन स्पंजेस। वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या होते हैं, स्पॉन्जीज होते हैं, सुराख होते हैं। तो याद रखिएगा, वो होते हैं आपके पास सेलुलर लेवल के ऊपर, क्योंकि जो आपका सेलुलर लेवल होता है वहाँ पर आपके क्या होते हैं, विदाउट टिश्यूज होते हैं। तो वो आपके पास क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है इस तरीके का। आगे अगर मेरे बच्चे चले तो आपके विच फाइलम इज इंक्लूड द एनिमल्स इन द रेडियल साइमेट्री। अब आप लोगों के पास रेडियल साइमेट्री भी होती है, बायलेटरल साइमेट्री भी होती है, दो साइमेट्रीज होती हैं। अब जो रेडियल साइमेट्री होती है वो याद रखिए, वो अपने नाइडेरियन के पास होती है। जो नाइडेरियन, आपने फाइलम्स पढ़े, फाइलम प्लेटी हेलमेट्स पढ़ा होगा, फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा होगा, तो ये सारे आपने फाइलम्स पढ़े होंगे। 7 फाइलम्स होते हैं। फाइलम प्रोफेरा होता है, फिर फाइलम नाइडेरिया उसके बाद होता है, फिर होता है एस्केलमेंट्स होता है, फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास कॉर्डेटा होता है, अर्थ्रोपोड्स होता है, मलूस्का होते हैं। 7 आपके पास फाइलम होता है। अब जो उसकी रेडियल सिमेट्री जो आप लोगों ने बतानी है वो किसकी होती है, वो याद रखिएगा, वो नाइडेरियन की होती है। जैसे कि एग्जांपल उसकी जेली फिश हो गई, जिस जेली फिश की क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अगर आगे चलें, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स है द सेगमेंट बॉडी। वो कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जिसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सेगमेंट। इस तरीके से बच्चों सेगमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे
सेगमेंट्स होते हैं, तो वो आपके पास क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स की तरह होते हैं। जैसे कि आपके पास क्या हो गए, आपके एनिलिड्स हो गए। अब एनिलिड्स के अर्थवॉर्म में जो कि जिनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। अगर हम इस तरीके से आगे चलें, विच फाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द जॉइंटिक अपेंडेंस, यानी कि जो जॉइंटिक अपेंडेंस होती है वो आप किसके पास होती है, जॉइंटिक अपेंडेंस, तो याद रखिएगा वो आपके अर्थ्रोपोड्स जिनकी जॉइंटेड पे लिम्स होती हैं और एक्सोस्केलेटन होता है। उसके बाद आप लोगों के पास है विच एनिमल्स हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कौन सा एनिमल है जिसके पास है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो आपके पास इकाइनोडर्मिस होते हैं। जैसे लाइक ए स्टारफिश जो पॉज करती है वाटर को, क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसका एक वेस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है इकाइनोडर्मेटा। अगर हम आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट, इसमें से कौन सा वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट आपके पास क्या है, यहाँ पर देखा है काकरोच। अब ये जो आपके पास सॉरी वर्टिब्रेट है वो आपके पास क्या होगा, फ्रॉग होगा, क्योंकि फ्रॉग बिलोंग करता है क्वाड्रेट्स में। तो इसके बाद वर्टिब्रेट भी होते हैं और बाकी चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बच्चों आगे चलें, आगे कहा जा रहा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो क्वाड्रेट्स की जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्वाड्रेट पोज करते हैं नोटोकॉर्ड को, सेम स्टेज होती है। इस वजह से इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी है, नोटोकॉर्ड की वजह से। अब उसके बाद है आपका विच ग्रुप इज अ बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल जो सिमेट्री होती है, ग्रेडियल सिमेट्री होती है, एक बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए मेरे बच्चे। तो ये आप लोगों के पास क्या होते हैं, प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं, क्योंकि प्लेटी एक्सिबिट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम आगे चलते हैं, विच एनिमल बिलोंग टू अ मलूस्का, वो कौन सा एनिमल है जो कि मलूस्का से बिलोंग करता है, याद रखिएगा वो आपके पास क्या होता है, स्नेल, क्योंकि स्नेल्स और मलूस्का दोनों की बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है और वो क्लासीफाई करता है, इस वजह से हम मलूस्का की तरह उसे कहते हैं। उसके बाद है 60, विच फीचर इज डिस्टिंग्विश्ड द मैमल्स, वो कौन सा फीचर है जो कि मैमल्स की से हमें मतलब के जो कि डिस्टिंग्विश करता है, वो आपके पास हेयर्स और मेमलरी ग्लैंड। अब अगर बात की जाए, अगर हेयर, अब एक मेल की बात की जाए, अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेल, अब ये जो मेल है जब ये अपनी ग्रोथ स्टेज में होता है, जब ये 12 से 30 to 60 पे, उसके मुंह पे मूछे दाढ़ी निकलना शुरू, दाढ़ी कहते हैं जिसे हम, मूछे निकलना शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस है जो कि मेल के अंदर बनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा जो कि मेल यहाँ पर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों आप होती है फीमेल, फीमेल की जो होती है ब्रेस्ट लेवल उनका इंक्रीज होने लग जाता है, ब्रेस्ट बढ़ने लग जाते हैं और उनकी जो मंथली साइकिल है फीमेल के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल की भी जो जगह होती हैं वहाँ पर ऐसे ही जो मेल होती है उनकी जितनी भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी क्या आने लग जाते हैं, हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके से बच्चों हम मैमल्स को कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे अगर चलें, इस तरीके से जो मैमल्स है वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग है। तो आगे चलते हैं एमसीक्यू। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं इम्यूनिटी के एमसीक्यूज की तरफ। अब बच्चों इम्यूनिटी क्या होती है याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ इम्यूनिटी वाले चैप्टर का, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं आप लोगों को आना चाहूँ तो आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, याद रखिएगा इम्यूनिटी आप उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रात को मुझे मतलब कि दिन के टाइम मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे बुखार हो रहा है, और जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो मुझे ऐसा फील हो गया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि जरासीम अगर थोड़े से लग जाते हैं तो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। इस वजह से बच्चों हमारे पास क्या है, अपना डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि फाइट करता है अगेंस्ट अ पैथोजन। अब हम आगे एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चे। यहाँ पर देखिएगा व्हाट इज द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है फाइट अ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो इम्यूनिटी बॉडी की एबिलिटी होती है, रेजिस्ट करती है, फाइट करती है जो इन्फेक्शन, जो पैथोजीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बीमारियों का काज बन रहे होते हैं। तो याद रखिएगा वो आपके पास क्या होता है, ऑप्शन बी, एबिलिटी होती है टू फाइट इन्फेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन की तरह। उसके बाद बच्चों अगर आगे हम लोग चले, विच टाइप ऑफ द इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि अब देखें वो कौन सी इम्यूनिटी है जो कि प्रेजेंट होती है बर्थ के दौरान। अब बच्चों याद रखिएगा बर्थ के एक होती है आप लोगों के पास, याद रखिएगा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर बच्चों एक आपकी होती है इनर्ट इम्यूनिटी। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दूं ना, आपको नजर भी आए और आप अच्छे तरीके से समझ भी सके। याद रखिएगा बच्चों आप लोगों के पास इम्यूनिटी, अब ये इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एक है आपके पास इनर्ट इम्यूनिटी और एक आप लोगों के पास क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब
अब याद रखिए, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, बोर्न में होती है, यानी कि जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर मौजूद होती है। और बच्चों याद रखिएगा ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। जो एडेप्टिव इम्यूनिटी वो खुद हम एडेप्ट करते हैं, जैसे कि अल्फा लिम्फोसाइट्स हो गए, और यहाँ पर इस तरीके से बीटा लिम्फोसाइट्स हो गए, ये हम क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं खुद। और जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमें कुदरती मिलती है। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, जो कि हमें बर्थ से ही मिलती है, वो आपके पास क्या होती है, इनर्ट इम्यूनिटी होती है, क्योंकि नेचुरल प्रेजेंट होती है जब हम पैदा होते हैं। तो ये आपके पास इनर्ट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हम पैदा होते हैं तब हमें पहले से मिली होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, वे सेल आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, वो कौन से सेल है जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा आप लोगों के पास एक, याद रखिएगा, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी थी, सॉरी टू से यहाँ पर देखें, अब देखें, आप लोगों के पास जो एडेप्टिव इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी के दो टाइप्स थे, ये थोड़ा सा सही हो जाए, एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब एडेप्टिव जो आप लोगों की इम्यूनिटी होती है उसके अंदर एक आ जाता है आपका अल्फा सेल, और एक आप लोगों के पास आते हैं बीटा सेल। अब ये जो अल्फा सेल होते हैं, अल्फा सेल, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करते, और आपके जो बीटा सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं, तो याद रखिएगा वो कौन से सेल हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपके पास क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बी लिम्फोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम आगे चलें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है। याद रखिएगा एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, पैथोजीन को। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे चले, विच ऑर्गन इन्वॉल्व द इम्यून रेस्पॉन्स, वो कौन सा ऑर्गन है जो कि इम्यून रेस्पॉन्स के लिए होता है। अब याद रखिएगा जो टी सेल है, टी सेल, वो याद रखिएगा उसकी जो मैच्योरेशन होती है वो आपकी होती है थाइमस के अंदर। और जो अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ आपके बी सेल की, तो बी सेल आपके ब्लड के अंदर ही मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन जो आप लोगों के पास टी सेल है वो थाइमस में ब्लड से जाते हैं, थाइमस में, और थाइमस से दोबारा जब ब्लड में आते हैं फिर मेच्योर होते हैं। लेकिन आपके जो बी सेल वो सीधा ब्लड के अंदर ही क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप है। याद रखिएगा जो मेच्योर करते हैं, मेच्योर करता है जो कि थाइमस में, वो आपके पास क्या होते हैं, आपके टी सेल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सी होगा, थाइमस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप, व्हाट इज अ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। वैक्सीनेशन एक तरह का इंजेक्शन होता है जो कि वीकेंड जो पैथोजीन है उसको वीक करता है। या इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, वैक्सीन क्या होती है, एक तरह का इंट्रोड्यूस करवाते हैं वीकेंड डेड करना पैथोजीन को, मतलब कि जो ताकतवर हैं जरासीम उसको क्या करना, वीक करना। अगर हम आगे चले मेरे बच्चे, यहाँ पर कहा जाता है विच इम्यूनिटी गेन्ड आफ्टर इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन के आफ्टर हमें गेन होती है, यानी कि बाद में हम लेते हैं, ये हम अडेप्ट कर रहे हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी है, जो कि हमें लेनी पड़ती है। वो आप लोगों के पास क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। उसके बाद मेरे बच्चे अगर हम आगे चलें, विच सेल किल द इन्फेक्टेड सेल, वो कौन से सेल है जो कि इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। याद रखिएगा इन्फेक्टेड सेल को जो बेकार सेल होते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के अंदर 3 डिफेंस मौजूद होते हैं। कितने डिफेंस मौजूद होते हैं, 3 डिफेंस मौजूद होते हैं। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होता है, एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होता है, एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, मौजूद होता है। ये 3 डिफेंस होते हैं। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपकी आ जाती है स्किन। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन किसी एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा, ये फट गई है, तो फट जाने की वजह से अब हमें जरासीम मार तो नहीं देंगे ना, हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कोई और सिस्टम भी बनाया होगा, तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे साइटोटॉक्सिक सेल आएंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, माइक्रोफेजेस आएंगे, उसके बाद आप लोगों के पास आएंगे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स आएंगे। सारे सेल आपस में मिलकर उनका जो एक पस सा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आती है तो वाइट ब्लड क्या हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन, वाइट ब्लड जमा होकर एक साइड हमारी बॉडी नहीं सूज जाती होती, जमा होकर उस बीमारी को क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। सही, जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये सेल फिर काम करेंगे अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फट जाएगा। अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाता है फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर तो उनका ऐसा चकनाचूर होगा, अल्फा और बीटा सेल उन्हें खत्म कर देंगे। अब अगर आगे चलें, आपको मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन कर दी है। विच सेल इन्फेक्टेड आर सेल, बच्चे देखिए जो इन्फेक्ट करते हैं
मतलब कि सेल किल करते हैं और इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, टी सेल होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आगे चलें 69 की तरफ, व्हाट इज एन एंटीजन? एंटीजन क्या होती है? याद रखिएगा, जो जो आपके पास एंटीजन होती है वो याद रखिएगा, जो आपके फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उसे ट्रैकिंग करती है, इम्यून सिस्टम के अंदर ट्रैकिंग करती है। उसके बाद अगर हम 17 की तरफ चलें, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व द एंटीबॉडीज फॉर मदर। अब देखिए बच्चा अपनी माँ से कैसे एंटीबॉडीज लेता है, तो थोड़ी फीमेल देख रही है तो थोड़ा शर्माइएगा मत, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कि जो फीमेल होते हैं, बच्चा उनकी जो ब्रेस्ट होती है वहाँ से क्या करता है, अपने जो मिल्क होता है उसे क्या करता है, फीड करता है, मतलब कि मतलब कि दूध पीता है। सभी पी के बड़े हुए हैं, हम लोग भी और आप लोग भी, भले मेल और फीमेल दोनों सेम ही है, अपनी मदर का दूध ही पीते थे आप लोग भी। तो यहाँ पर जो मदर है, जहाँ से वो बच्चे क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो जो मदर की एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं इस तरीके से। तो आपने बताना है तो चाइल्ड की इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज मदर से लेती है वो आपकी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी, जो इन्वॉल्व होती है ट्रांसफर एंटीबॉडी टू मदर टू द चाइल्ड। अब आगे चलते तो स्टूडेंट्स अब हम सर्कुलेशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जहां पर हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर कहा जा रहा है 71, विच ब्लड वेसल्स कैरी द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। यानी वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को लेकर जाती है, ऑक्सीजन ब्लड को लंग से हार्ट में लेकर जाती है। तो वो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, वो आप लोगों के पास क्या होती है, पेल्मोनरी वीन। पेल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से लेके जाती है, लंग्स से लेकर जाती है, लेफ्ट आर्टरियम तक लेके जाती है। अगर हम मैं जैसे भी आप लोगों को हार्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर कर दिखाऊं, हमारा जो हार्ट है उसके दो आर्टरियम्स होते हैं, एक लेफ्ट आर्टरियम और दूसरा क्या होता है, राइट आर्टरियम आप लोगों के पास होता है। अब याद रखिएगा पेल्मोनरी वीन ऐसी वीन है जो कि ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जा रही है, लंग्स से कहाँ पर लेके जा रही है, लेफ्ट आर्टरियम की तरफ। तो याद रखिएगा वो आप लोगों के पास क्या होती है, पेल्मोनरी वीन होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो बी ऑप्शन को आप क्या कर लें, टिक कर लें, अपने पास रख लें। तो आगे मेरे स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं 72 एमसीक्यूज की तरफ। लेकिन ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर आपके एमडी गेट टेस्ट के अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 72 की तरफ अगर हम चलें, यहाँ पर कहा जा रहा है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द बॉडी। वो कौन सा चैम्बर है जो कि हार्ट को पंप करता है, ब्लड को मतलब कि हार्ट को पंप करके ब्लड को बॉडी में लेकर जाता है। तो आपको याद रखिएगा वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा वेंट्रिकल होता है जो कि पंप करता है ऑक्सीजन ब्लड को और इंटर करवाता है हमारी ब्लड जो ओटा है, जिससे द लार्जेस्ट बिगेस्ट, याद रखिएगा एक तरह की आर्टरी है हमारा जो बॉडी है, वो पूरे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर जाती है पूरी बॉडी के अंदर, वो ओटा है आप लोगों की, ये चीज़ याद रखिएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 72 एमसीक्यूज। अगर हम यहाँ पर चलें स्टूडेंट 73 एमसीक्यूज की तरफ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, कि जो रेड ब्लड सेल है उनका मेन फंक्शन क्या है। रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन है वो क्लोटिंग के फैक्टर में बहुत बड़ा काम सरअंजाम देते हैं, क्योंकि आरबीसीज कंटेन करते हैं हेमोग्लोबिन को, क्योंकि हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी होता है। तो उसका राइट ऑप्शन सी था। आगे चले 74 की तरफ, विच वॉल प्रेजेंट इन बैकवर्ड फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। वो कौन सा वॉल है जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। आपको पता है अगर लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आपका ब्लड चला जाए तो याद रखिएगा आपकी डेथ हो सकती है अगर बैकवर्ड फ्लो वहाँ पर हो जाए। तो याद रखिएगा एक आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल होती है और एक बाइकस्पिड वॉल होती है, और जो आपकी बैटरल वॉल होती है उसे आप बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज कई बार एमडी गेट में आया हुआ है, तो आपने सही तरीके से इसके ऊपर फोकस करना है। जो बैकवर्ड फ्लो वो जो लेफ्ट आर्टरियम में रोकती है प्रिवेंट फ्लो को, वो आपकी मेट्रल वॉल्व होती है जो लाई करती है, याद रखिएगा किसके दरमियान लाई करती है, लेफ्ट आर्टरियम और जो वेंट्रिकल है उसके दरमियान ये लाई करती है। उसके बाद अगर हम 75 एमसीक्यू की तरफ चलें, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट, कितनी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, 72 BPM आप लोगों के पास होती है। उसके बाद अगर 76 की तरफ से आए, विच कंपोनेंट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है, वो आपके पास प्लेटिलेट्स होता है। प्लेटिलेट्स क्या करता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। उसके बाद विच सर्कुलेशन कैरी द ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, वो कौन सी सर्कुलेशन है जो कैरी करती है ब्लड
को बिटवीन हार्ट और लंग्स के, तो याद रखिएगा वो आपकी होती है पल्मोनरी। अब दो सर्कुलर, एक पल्मोनरी और सिस्टोमेटिक, बट जो ब्लड को बिटवीन हार्ट और लंग्स की होती है वो आपके पास क्या होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, जो एक्सचेंज करती है गैसेस को लंग्स के अंदर। उसके बाद 78 अगर मैं MCQs की तरफ आपको बताना चाहूँ, विच पार्ट ऑफ द बॉडी फाइट इन्फेक्शन, वो कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, वो आपके पास क्या होते हैं, आपके वाइट ब्लड से, वाइट ब्लड से डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द पैथोजिन। अगर आगे चलें 79 की तरफ, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन अ ह्यूमन बॉडी। अब आपको पता है कि जो लार्जेस्ट आर्टरी, में पहले भी बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये MCQs होती है, वो ऑर्टा होती है। उसके बाद 18 MCQs आपने देखना है, विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। अब बच्चों जो O वाला है ना, वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो A को भी दे देता है, B को भी दे देता है, A B को भी दे देता है, सबको दे देता है। बाकी जो A B वाले वो अपने वालों को दे सकते हैं, लेकिन O वाला सबको दे सकता है। ये बेचारा ऐसे ही है, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। जिसका वो ग्रुप है वो बड़े देने वाले हो तुम, क्या ही तुम्हें बताएं, तुम हर किसी को दे सकते हो। अगर आगे चलें होलोजैक न्यूट्रिशन की तरफ, होलोजैक न्यूट्रिशन के अब हम MCQs करने वाले हैं। पहला MCQ, होलोजैक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होती है कौन सी टाइप ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब ये फीडिंग है। याद रखिएगा ये होलोजैक न्यूट्रिशन इंक्लूड होती है इंजेक्शन, जब हम करते हैं सॉलिड या लिक्विड फूड को फॉलो करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो आपके पास क्या है, B ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ। ये होलोजैक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। अब आप लोगों को पता है जब हम खाना अपने मुंह के अंदर डालते हैं, तो सबसे पहला हम इंजेस्ट करते हैं, खाने को मुंह के अंदर डालते हैं। 82 विच स्टेप कम फर्स्ट इन अ होलोजैक न्यूट्रिशन, वो कौन सा स्टेप है जो पहले करना पड़ता है होलोजैक न्यूट्रिशन में, आपका क्या होता है, इंजेक्शन क्या होती है, जब आप इनटेक करते हैं फूड को बॉडी के अंदर। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास याद रखिएगा, वो आप लोगों के पास क्या होगा, C होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप खाने को अपने कहाँ पर डालते हैं, अपने मुंह के, जैसे कि ये निवाला है। अब ये निवाले को आपकी जो मुंह है उसके अंदर सलाइवा होगा जो कि उस खाने को क्या करेगा, रोल करेगा। रोल करने के बाद फिर वो आप लोगों के फेरेंस, लैरिंक्स, एसोफेगस में जाएगा, फिर पेट में जाके गिरेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस से वो आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, आपका खाना रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद 83 MCQ, विच डज डाइजेशन बिगेन इन ह्यूमन की कहाँ। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता होता। अब जो माउथ है, आपका जो मुंह है, उसके अंदर ही आपकी डाइजेशन होती है। कैसे, आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है, उसके अंदर, आप माउथ के अंदर 2 डाइजेशन होती है। एक आप लोगों के पास होती है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल जो डाइजेशन है वो आपके दांत करवाते हैं, च्यूइंग करते हैं खाने को, और जो केमिकल है वो आपके एंजाइम कर रहा है। जैसे अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज के अंदर। तो पहली जो डाइजेशन होती है, सबसे पहले जो डाइजेशन होती है आपकी, वो आपके मुँह से ही, आपके माउथ से ही क्या होती है, स्टार्ट होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पर 84 MCQs की तरफ चलें, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा वो आपका अमाइलेज होता है। अमाइलेज ब्रेक करता है, याद रखिएगा, स्टार्च को इनटू अ शुगर। उसके बाद 85 MCQs, विच डज मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑकर, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है। अब पता है बच्चों आप लोगों के ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, एलियम होता है। एलियम के अंदर आपकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये वाली चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके पास क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, मदद देता है। इसको टिक करते जाए। आगे चलते 86 से, विच ऑर्गेन सीक्रेट अ बाइल, कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल को सीक्रेट करता है, वो आपके पास क्या होता है, आपका लिवर होता है, क्योंकि लिवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं और फिर वो फैट की भी डाइजेशन करता है। 87 व्हाट इज द इजेशन, इजेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे बॉडी में फूड काम का नहीं है उसको क्या करना, रिमूव करना। सो ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है, एजेशन हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आस्किंग योर MDGate एंड नीट एग्जाम। विच न्यूट्रिएंट इज मैनुअली डाइजेस्ट इन स्टोमक, तो याद रखिएगा प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर आप लोगों को पता है, प्रोटीन के अंदर बच्चों याद रखिएगा उसका बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उस बॉन्ड को याद रखिएगा। आप सिंप्लीफाई बच्चों क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड्स होते हैं, वो ब्रोकन डाउन होते हैं कहाँ पर जाके, आपके पेट के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं ना।
विच स्ट्रक्चर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो विलाय होती हैं जो कि इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। उसके बाद अगर हम चलें, विच ऑर्गन प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन, तो याद रखिएगा पेनक्रिया ही होता है जो सिक्रिएट करता है एंजाइम को, हार्मोन को। और बच्चों जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसकी दी हुई है, इंसुलिन की दी हुई है। तो ये चीज़ें बच्चों आप लोगों को आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज के एमसीक्यूज करते हैं। जो गैस एक्सचेंज होती है ह्यूमन में प्राइमरी वो ओकर होती है कौन से ऑर्गन से, तो याद रखिएगा वो आप लोगों के पास क्या होता है, आपका लंग्स होता है। अब सबसे पहले आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बिटवीन डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तब आप कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो चले हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के पॉइंट को समझते हैं। अब जो याद रखिएगा आपके पास ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग वो होती है इन्वायरमेंट से हम क्या लें, याद रखिएगा इन्वायरमेंट से हम क्या लें, ऑक्सीजन को लें और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, एनवायरमेंट में रिलीज करें। तो ये जो आपके पास प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट से रिलीज करना। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ना और ग्लूकोज के मालिक्यूल से क्या करना, एटीपी को हासिल करना, एटीपी को क्या करना, हासिल करना। ये चीज़ आपने क्या करनी, याद रखनी है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग टर्म है, इसको साथ मत पढ़िएगा। तो जो गैस एक्सचेंज होता है हमारे में प्राइमरी होकर जो ऑर्गन होता है वो आपका लंग्स, क्योंकि लंग्स से स्पेशलाइज्ड होता है, गैसेज एक्सचेंज करवाता है एयर और ब्लड के दरमियान में। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बहुत मेहनत लगती है, तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी मेरे बच्चे करना है। तो अगर याद रखिएगा इस डेफिनेशन को, आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि ये ऑप्शन ऐसा क्यों है। विच स्ट्रक्चर इन लंग्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द गैसियस एक्सचेंज, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में मदद देती है, वो एल्वुलाई थैलियाँ होती हैं जो आपके लंग्स के अंदर बच्चों क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर, इसका बहुत बड़ा क्या होता है, एक तरह का रोल होता है, क्योंकि एल्वुलाई होती हैं जो कि आप लोगों को लार्ज सरफेस एरिया देती हैं ताकि वो डिफ्यूजन कर सके। तो इसी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है 93 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। तो बच्चों वो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट जो होता है ना ऑक्सीजन में, वो फिर आगे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेड करता है बेनियली हेमोग्लोबिन। 94 की तरफ चले, तो विच ऑर्गन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, याद रखिएगा वो आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम इन्वायरमेंट से इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज कर देते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, कि वो हमारे काम की नहीं होती। 95 डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज ओकर होती है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि गैसेज यहाँ पर मूव करती है हाई टू लो, जो आप लोगों का पार्शियल प्रेशर होता है वहाँ पर बच्चों क्या करती है, मूव करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चे हम आगे चलेंगे 96 की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है विच मसल्स हेल्प इन द ब्रीदिंग, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती हैं। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, डायफ्राम। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेसल कैविटी, अब बच्चों आप लोगों के जो नाक है उसके अंदर बाल होते हैं जो कि इन्फेक्शन अगर पार्टिकल आ गए हैं तो उनको क्या करेंगे, मारेंगे। फिर अगर कोई चीज़ बच गई है फिर वो आगे जाके बच्चों क्या होगी, मतलब कि होगी, आपके टेम्परेचर को भी आपके नाक के बाल मेंटेन रखते हैं। इनहेलेशन होकर होती है डायफ्राम में, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है क्योंकि उसका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। 99 विच गैस बाइंड द हेमोग्लोबिन मोर स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन, वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा एफिनिटी होती है। एक्सटर्नल एक्सपिरेशन रेफर करती है गैस एक्सचेंज जो होता है लंग्स के अंदर, उससे क्या करती है, क्योंकि एक्सचेंज जो गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, शेयर कीजिएगा। और मेरे ग्रुप चैनल जो 30 दुआ है उसको लाजमी आप लोगों ने क्या होना है, ऐड होना है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF भी फ्री में